नमस्कार साथियों, कल अपन ने यत्न के बारे में पढ़ा था। यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न के बारे में यह भी जाना था कि इस यत्न को प्रयत्न भी कहते हैं, लेकिन जो बाह्य यत्न है उसको प्रयत्न नहीं कहते, अर्थात बाह्य यत्न ही है। आज का जो अध्ययन बिंदु है वो है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का तात्पर्य जो वर्ण है वो आपस में समान होते हैं, अर्थात किसी भी एक वर्ण को मान करके जो कार्यादेश होता है वो उसके सवर्ण संज्ञक अन्य वर्ण को मान करके भी कार्यादेश हो सकता है। इस प्रकार से सवर्ण संज्ञा के लिए एक सूत्र का अध्ययन करते हैं। सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र को एक बार समझना है कि तुल्य और दूसरा शब्द है आस्य। और एक है प्रयत्नम। तो यहां जो आस्य शब्द है इस शब्द का अर्थ है मुख। अब मुख का तात्पर्य यहां दंत भी है, ओष्ठ भी है, जिह्वा मूल भी है, तालु भी है, मूर्धा भी है और कंठ भी है। इसके अलावा नासिका भी है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह हुआ कि जो उच्चारण स्थान है वो यहां आस्य का अर्थ है। उसके अलावा यानी उच्चारण स्थान के अलावा जो प्रयत्न है, और प्रयत्न का तात्पर्य आभ्यंतर यत्न। तो आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान जिन वर्णों का समान होता है, अर्थात जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, अर्थात वो जो वर्ण है वो आपस में सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ये अ है, तो यहां अ और आ, ये जो दोनों वर्ण है इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। इसी प्रकार इनका जो आभ्यंतर यत्न है वो है विवृत। इसलिए इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। यदि किसी जगह पर अ लिखा है तो अ को मान करके जो कार्यादेश होता है वो आ को मान करके भी होगा, क्योंकि अ का तात्पर्य आ भी है। क्योंकि अ और आ दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, यानी ये दोनों समान वर्ण है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिन जिन वर्णों की उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वो वर्ण समान है, यानी सवर्ण संज्ञक है। इसी प्रकार जैसे देखा जाए ई और ई, ये जो दोनों वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु और विवृत। इसलिए ये दोनों वर्ण भी आपस में सवर्ण संज्ञक है। इसी प्रकार आगे यदि हम देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि जैसे अ और क वर्ण, ये जो दोनों वर्ण है इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है?
कंठ है, लेकिन इन दोनों वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो समान नहीं है। अर्थात ए का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है विवृत और क का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पर्श। इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। लेकिन यदि किसी स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न यदि समान हो तो भी उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। भले ही उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, फिर भी स्वर और व्यंजन की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। उसके लिए एक सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। वो सूत्र है ना झलौ। ये जो सूत्र है ना झलौ, ये कहता है कि न अच और हलौ, हलौ से तात्पर्य हल, और हल का अर्थ है व्यंजन, हल यानी व्यंजन, और अच यानी स्वर। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि भले ही स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, फिर भी इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये जो ना झलौ सूत्र है ये मना करता है। इसलिए स्वर और व्यंजनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि एक वर्ण है ए और दूसरा है आई। इसी प्रकार ओ और औ। अब यहां ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु, और इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है विवृत। भले ही इन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, फिर भी इन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। उसी प्रकार ओ और औ दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्टम, और इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है विवृत। यानी समान उच्चारण स्थान और समान आभ्यंतर प्रयत्न होने के बावजूद भी इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि महेश्वर सूत्र में दो सूत्र पढ़ा। एक पढ़ा ए ओम और दूसरा पढ़ा आई औच। अब यदि मान लो एवं जो सूत्र है इसमें दो वर्ण आ रहे हैं ए और ओ, यदि ए में ऐ का ग्रहण कर लिया जाता और ओ में औ का ग्रहण कर लिया जाता, अर्थात इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती, तो जो ये ऐ ओच सूत्र है इसका ग्रहण व्यर्थ हो जाता, और इसलिए ये व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है कि इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि जो महर्षि पाणिनि ने जो महेश्वर सूत्रों का जो निर्माण किया, उनमें यदि एवं में ए का ग्रहण ऐ और ओ से ग्रहण औ का भी कर लिया जाता तो अयोच जो सूत्र है ये व्यर्थ हो जाता। इसलिए ये जो सूत्र है व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है कि इन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपने समझी। इसके बाद में आगे जो एक कंडीशन आती है वो आती है, एक वर्ण आता है री और एक आता है लृ।
अब यहां ये जो री वर्ण है, इस री वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, और जो री वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है दांत, दंत। इसलिए और इसी प्रकार दोनों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है विपरीत। फिर भी इन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। भले ही इनका उच्चारण स्थान समान नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। और वो सवर्ण संज्ञा क्यों होती है, उसके लिए जो वार्तिकार है महर्षि कात्यायन, उन्होंने लिखा है रील री वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम, ऐसा महर्षि कात्यायन ने लिखा। रील री वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात ये जो वार्तिक है ये बताती है कि री और री दोनों वर्णों को सवर्ण कहना चाहिए। इसीलिए री और री वर्णों का उच्चारण स्थान समान नहीं होने के बावजूद भी इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से आपने समझा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जो वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। कुछ अपवाद भी आपने देखा, जैसे स्वर और व्यंजन की आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, उसी प्रकार से जैसे आपने देखा ए और ऐ, ओ और औ की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं वर्णों के भेद, यानी जैसे स्वर के भेद। अब जो स्वर के भेद है, जैसे अ का भेद देखा जाए, अ स्वर का भेद देखा जाए, तो ये जो अ स्वर है ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके आधार पर इसके तीन भेद हैं। यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीन भेद है। अब इनके भी, यानी ह्रस्व के, दीर्घ के और प्लुत के, इनके फिर तीन तीन भेद हैं, अर्थात उदात्त, अनुदात्त और अगला है स्वरित। इसी प्रकार जो दीर्घ है उसके भी तीन भेद है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार जो प्लुत है उसके भी तीन भेद है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और फिर जो ये उदात्त है इसके दो भेद है, एक है अनुनासिक और दूसरा है अनअनुनासिक। इसी प्रकार अनुदात्त के भी दो भेद, अनुनासिक और दूसरा अनअनुनासिक। इसी प्रकार स्वरित के भी दो भेद, अनुनासिक और दूसरा है अनअनुनासिक।
इसी प्रकार इनके भी अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक, ऐसे प्रकार से सबके दो दो भेद है। और ऐसे करके सभी वर्णों के, यानी जो अ वर्ण है इसके कुल भेद हो गए 18। कैसे हुए? पहला जो भेद हुआ ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब इसमें ह्रस्व के 3 भेद, इसी प्रकार दीर्घ के 3 भेद और इसके भी 3 भेद। तो ये 3 3 4 और 3 9, यानी ऐसे करके उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसे करके 9 भेद हो गए। फिर जो 9 भेद हुए उनके भी प्रत्येक के दो दो भेद, अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार से कुल जो अवर्ण है इसके 18 भेद हुए। इसलिए एक बार इसको लिख के समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो ये जो अवर्ण है इसका जो ह्रस्व भेद है वो है ए, और यदि इसका दीर्घ हुआ तो वो हुआ आ, और प्लुत में यदि इसको लिखेंगे तो वो लिखेंगे इस प्रकार से। यानी ये जो चिन्ह है ये प्लुत का चिन्ह है, यानी जो हिंदी के 3 की तरह लिखा जाता है ये प्लुत का चिन्ह है। इस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये इनके भेद हो गए। फिर इसी प्रकार से ह्रस्व के 3 भेद, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के लिए किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है, ये कल अपन ने समझा था। लेकिन अनुदात्त के लिए वर्ण के नीचे ऐसी रेखा खींची जाती है, इस प्रकार से चिन्ह होता है। और इसी प्रकार स्वरित, तो स्वरित के लिए एक ऊपर ऐसी रेखा खींची जाती है, यह चिन्ह होता है स्वरित का। अनुदात्त का यह चिन्ह है और स्वरित का यह चिन्ह है। इसी प्रकार से इसके भी 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, आ का कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन अनुदात्त के लिए यह चिन्ह है और स्वरित के लिए इस प्रकार से ऊपर चिन्ह है। उसके बाद में है प्लुत, तो इसके भी वही 3 भेद हो जाएंगे। यानी उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, केवल ऐसे कैसे लिख देंगे। और अनुदात्त के लिए इस प्रकार से चिन्ह आ जाएगा, और स्वरित के लिए ऐसे ऊपर ऐसे चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार से फिर 3 भेद हो गए, और ये हो गए 9 भेद। इसके बाद जो अगला जो भेद है वो है अनुनासिक। तो अनुनासिक के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है। हालांकि वर्तमान में इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग प्राय हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा चिन्ह नहीं लगाते हैं। लेकिन पहले प्राचीन काल में से चिन्हों का प्रयोग होता था। ये जो है ये चिन्ह, ये अनुनासिक का चिन्ह है, और अनुनासिक इसके लिए किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है। इस प्रकार से फिर इनके 2 भेद हो गए। तो ऐसे करके प्रत्येक के जो 2 भेद हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये कुल जो है 18 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अ का भेद है वो 18 है। इसी प्रकार से ई के भी 18 भेद है, और उ के भी 18 भेद है, और री के भी 18 भेद है। अर्थात यो लिखे ए ई उ, इनके जो कुल भेद है वो है 18, तीनों के 18, यानी इसके भी 18 और ई के भी 18 और उ के भी 18। एक वर्ण आता है री, इसके भेद है 18, लेकिन एक वर्ण है ली,
और इन री और ली वर्णों की अभी अपन ने सवर्ण संज्ञा देखी थी, अर्थात इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इसलिए ली के जो भेद होते हैं वो ली के केवल 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि लीर्घ जो ली है इसका दीर्घ भेद नहीं होता है, यानी ली के केवल दो ही प्रकार के भेद है, एक तो है ह्रस्व और एक प्लुत। फिर उनके बाद में उदात्त, अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक और अनानुनासिक, यानी इसके जो 6 भेद है दीर्घ के वो कम कर दिए। इसलिए ली के केवल कितने भेद है? 12। लेकिन री और ली की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए इनके जो भेद है वो कुल मिलाकर के हुए 30 भेद। तो इसलिए यदि प्रश्न आए कि री और ली के कुल कितने भेद है तो वो है 30। ये जो बात है ये विशेष रूप से समझने की है, यानी री और ली वर्णों के 30 भेद है, क्योंकि री के 18 और ली के 12, और इनको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। इसलिए इसके बाद में 3 व्यंजन वर्ण आते हैं, वो है य, व और ल। इनके प्रत्येक के दो दो भेद होते हैं, एक होता है अनुनासिक और एक होता है अनअनुनासिक। यानी अनुनासिक के लिए वही चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और अनानुनासिक के लिए किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से व के भी दो भेद होंगे, एक तो अनुनासिक और एक अनानुनासिक। उसी प्रकार ल के भी दो भेद होंगे, अनुनासिक और अनअनुनासिक। इसी प्रकार से यह व ल जो व्यंजन है इनके दो दो भेद है। इसलिए कभी प्रश्न पूछा जाए कि यह के कितने भेद है तो दो भेद है, अनुनासिक और अनअनुनासिक। उसी प्रकार व के भी दो भेद है और ल के भी दो भेद है। तो इस प्रकार से आपने ये समझा वर्णों के भेद, यानी प्रत्येक जो वर्ण है स्वर में अ, ई, उ और री, इनके 18 भेद है, लेकिन री और ली वर्णों की आपस में परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। इसलिए ली के जो 12 भेद है उन दोनों को मिलाकर के उनके कुल भेद हो गए 30। और जो ये व्यंजन है यह वाला इनके दो दो भेद है, अनुनासिक और अनअनुनासिक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो आज का टॉपिक है समाप्त हुआ। धन्यवाद।